हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में हम बात कर रहे हैं डाइजेशन की, जिसमें आपने ऑलमोस्ट डाइजेशन को पढ़ लिया है। हम देख रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन को हम पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर एब्जॉर्प्शन को देख लेंगे और उसके बाद ये जो आपका फ्लो चार्ट है, अब आप इस फ्लो चार्ट को और अच्छे से समझ सकते हैं। आप एक बार में इसे पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। हमने डाइजेशन में जो भी चीजें पढ़ी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो सारी इंक्लूड है इस फ्लो चार्ट में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले पूरी प्रोसेस को आपको पढ़ लेनी है, उसके बाद फ्लो चार्ट आप बनाएंगे, जिससे कि आपका क्या होगा, कम टाइम में आप रिवाइज कर लेंगे पूरी प्रोसेस को। ठीक है, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन को देख लेते हैं एक बार। चलिए, हम बात कर रहे थे कंप्लीट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन कि छोटी आंत में कंप्लीट डाइजेशन कैसे हुआ। पढ़ने के करके द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अलोंग विद अ डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम अ लिवर, पैनक्रियाज एंड इट्स ऑन वॉल्स। अब देखिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी। आपने लिवर को डिटेल में देखा था, हमने पैनक्रियाज को देखा था, और हमने कहा था इनके जो सिक्रीशन हो रहे हैं वो छोटी आंत में आ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहे हैं। इसी के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन भी यहाँ पर क्या कर रही है, कुछ डाइजेस्टिव जूस को रिलीज कर रही है, पाचक रसों को रिलीज कर रही है। तो हुआ क्या, जो पहला पार्ट है छोटी आंत का, कौन सा आपको बताया गया था, ड्यूडेनम की हमने बात की थी। वहां पर क्या होगा, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होंगे। कहाँ कहाँ से, पैनक्रिया से है, लिवर से, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने सिक्रीशन होंगे। द लिवर सिक्रीट द बाइल जूस विच कन्वर्ट फैट इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स दैट देयर डाइजेशन बिकम इजी। अब आपने क्या कहा कि लिवर ने बाइल यानी कि पित्त रस को स्रावित किया था, जो क्या करेगा, फैट पे एक्ट करेगा, उसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट में क्या कर लेगा, कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, सेकेंड है पैनक्रियाज produced a pancreatic juice that break down fat into a fatty acid and glycerol। आपने कहा कि यहाँ पर जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में सारे ही जो डाइजेस्टिव जूस है, पाचक रस है, वो रिलीज हो रहे हैं। जैसे कि आपने प्रोटीएज की बात की थी, आपने लाइपेज की बात की थी, ठीक है, एमाइलेज की हमने बात की थी, न्यूक्लियस की हमने बात की थी। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, प्रोटीएज प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा होगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा होगा, लाइपेज लिपिड का डाइजेशन यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, इतनी बात आप समझते हैं। The intestinal juice secreted by the walls of the small intestine breaks down starch and carbohydrate into a simple sugar. These sugars are known as glucose. It also converts the protein into amino acid. All these simple broken down forms are called digested food. अब हुआ क्या, आपने पढ़ा क्या यहाँ पर, हमने सिंपल सी इतनी बात की है। हमने कहा अगर कार्बोहाइड्रेट था तो कार्बोहाइड्रेट कैसा था, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल था। ठीक है, अगर हमने कहा कार्बोहाइड्रेट था तो ये कन्वर्ट हुआ किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, अगर प्रोटीन था तो ये कन्वर्ट हुआ अमाइनो एसिड में। अगर लिपिड है तो हमने कहा ये हुआ फैटी एसिड में चेंज। ये इनकी क्या है, सिंपल फॉर्म आ जाती है। हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था पाचन किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि जब जटिल भोज्य पदार्थ सरल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तब उन्हें हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब करना इजी हो जाता है, और इसी को आप डाइजेशन कहें। आपने कहा जो कार्बोहाइड्रेट थे, जिसमें आप किसकी बात करते हैं, स्टार्च की बात करते हैं, आपने कहा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब हम बात करेंगे, आपके पास कार्बोहाइड्रेट टॉपिक जब आएगा, तो कार्बोहाइड्रेट आपके दो प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होंगे, संरचना जटिल होगी, ठीक है, जिन्हें एब्जॉर्ब करना इजी नहीं होता है। इसके अलावा हमने कहा सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें इजीली हमारी बॉडी क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे कि ग्लूकोज। जैसे कि एक प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट है, आपने सेल्यूलोज पढ़ा होगा, बहुत क्या होता है यहाँ पर, जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो वैसे ही आपके पास प्रोटीन और लिपिड भी आते, तो आपने कहा ये जटिल क्या थी, यहाँ पे जटिल अवस्था थी इन भोज्य पदार्थों की, न्यूट्रिएंट्स की, और ये इनकी क्या है, सिंपलर फॉर्म में सरल अवस्था है, जिन्हें हमारी बॉडी इजीली क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब आप समझ रहे हैं, जैसे कि हम अभी तक क्या बात कर रहे थे, आपने मुख की बात की है, जैसे आपने कहा कि वहां पर क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड कुछ पाचक रस स्रावित कर रही है। आपने यहाँ पर बात की है स्टमक की, जिसमें आपने कहा गैस्ट्रिक ग्लैंड से बहुत सारे डाइजेस्टिव
सिक्रीशन निकल रहे हैं। आपने बात की है लिवर और पेनक्रियास के और स्मॉल इंटेस्टाइन की। एट लास्ट आपके पास जो रिजल्ट आया है, आपको इतना पता चल गया है कि जिनके बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे, एट लास्ट जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा वो कौन कौन से आएंगे। आपने कहा फैटी एसिड है, आपने कहा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। आपने कहा अमाइनो एसिड आएंगे और ग्लूकोज आपके पास यहाँ पर क्या आया है, प्रोडक्ट आया है। तो हमने क्या बोला, आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन यकृत, अग्नाशय और इसकी अपनी दीवारों से पाचक रसों के साथ साथ छोटी आंत की ग्रहणी द्वारा अवशोषित किया जाता है, ठीक है। लिवर पित्त रस स्रावित करता है जो वसा को छोटी बूंदों में बदल देगा ताकि उनका पाचन आसानी से हो सके। अग्नाशय रस उत्पादन करते हैं जो वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। छोटी आंत की दीवारों से स्रावित आंतरस स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ देता है। इन शर्कराओं को ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है और इन सभी सरल टूटे हुए भोजनों को हम क्या कहते हैं, पाचित भोजन कहते हैं, ठीक है, जिसे अब हमारी बॉडी को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। अब एब्जॉर्ब करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस फ्लो चार्ट को। इस फ्लो चार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपका पूरा डाइजेशन, आपको बताता है। सबसे पहले हमने कहा डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, आपके मुख से हुआ। यहाँ पर आपने बात की है टीथ की, ठीक है, जो यहाँ पर फिजिकल ब्रेकडाउन में आपकी मदद कर रहे हैं। उसके अलावा हमने बात की है टंग की। टंग के भी अलग अलग फंक्शन हमने पढ़े हैं। हमने कहा कि यहाँ पर पैपली होती है, पैपली में टेस्ट बर्ड होते हैं। कितने प्रकार की पैपली की हमने बात की थी, 4 प्रकार के आपके पास पैपली आई थी। अब उसमें से कुछ ऐसी पैपली थी जो अडल्ट में नहीं हो रही थी, जो अडल्ट में नहीं पाई जाती हैं। कुछ ऐसी पैपली थी जिसमें टेस्ट बर्ड नहीं पाए जाते हैं। और एक जो आपके पास क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो टेस्ट बर्ड है, मैक्सिमम टेस्ट बर्ड आपके कौन से पैपली में पाए जा रहे हैं। तो आपने चारों प्रकार के हमने डिस्कस किए हैं, आप उसे याद रखेंगे। सबसे पहले मुख से डाइजेशन स्टार्ट हुआ था, जिसमें आपने बोला सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा को सिक्रीट किया। अब मैंने आपसे पूछा था कि सलाइवा का क्या क्या कंपोजिशन होगा, आपने कहा था वाटर, मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो वाटर होगा। इसके अलावा आपने कहा एंजाइम्स होंगे, जैसे लाइसोजाइम हो गया है या फिर सलाइवरी अमाइलेज हो गया है। इसके अलावा पोटेशियम है यहाँ पर, ठीक है, सोडियम है, क्लोरीन है। तो ये सारे इसके क्या है, कंपोजिशन है, प्लस म्यूकस है। ये कंपोजिशन थे किसके, सलाइवा पर। हमने कहा था सलाइवा के जो कंपोजिशन में जो जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उसका कोई ना कोई फंक्शन था जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। आपने कहा मुख में क्या हुआ, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होगा और उसमें होगा सलाइवरी अमाइलेज जो आपका वर्क करेगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट पे करेगा, ठीक है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पे वर्क किया तो आपने कहा ये क्या हुआ, इसने कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया है। कहाँ पर, आपके मुख में। पीएच आपसे पूछा गया था, पीएच क्या होगा यहाँ पर, देखिए पीएच यहाँ पर एसिडिक और बेसिक के बीच में होता है। न्यूट्रल आप कह सकते हैं या स्लाइटली आप कह सकते हैं एसिडिक होता है, ठीक है। 6.2 to 6.54 यहाँ पर क्या होगा, पीएच होगा आपके मुख का, ठीक है। सेकेंड हमने बोला टीथ का फंक्शन आपको बता रखा है, यहाँ पर चबाना, टंग का आपको पता है, रोलिंग, टेस्टिंग फूड, ये आप सभी जानते हैं। जर्नल से जो टॉपिक है हमारे, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आपके टीथ के क्या फंक्शन है, आपके टंग के क्या फंक्शन है, ये जर्नल सा क्वेश्चन है, ये आपके पास नहीं आता है, ठीक है। आप क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं किए जाते हैं। टीथ के बारे में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, जैसे टीथ के बारे में अगर मैं कहूँ आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि स्ट्रक्चर जो कि हमने डिस्कस किया था, जैसे कि डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। और डेंटल फॉर्मूला दोनों को आपसे पूछा जाएगा, जो परमानेंट टीथ होते हैं उनके भी और जो मिल्क टीथ होते हैं उनके भी, ठीक है। प्लस आपने टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ के टाइप्स, 4 प्रकार के टीथ की हमने बात की थी, ठीक है। अगर आपको टाइप्स अच्छे से आते हैं तो डेंटल फॉर्मूला आप खुद ब खुद यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। इसके अलावा टंग के बारे में हमने क्या बात की है, जैसे कि टंग के बारे में आपसे पूछा जाता है कि जो टंग है आपके वो आगे से फ्री होती है और पीछे से कनेक्टेड होती है। तो किससे कनेक्टेड होती है, एक बोन से कनेक्टेड होती है जिसे हम हायोइड बोन कहते हैं, ठीक है। जो हायोइड बोन होती है वो किसी दूसरे बोन से कनेक्टेड नहीं होती है। इसके अलावा जैसे हमने एक बात की है पैपली की, पैपली के बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया है इसोफिगस, यानी कि भोजन नली। यहाँ पर हमने कहा कोई पाचन नहीं हो रहा है, ठीक है। म्यूकस होगा, यहाँ पर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाई जाएगी। इसका फंक्शन सिर्फ ये होगा, भोजन को मुख से स्टमक तक पहुंचाना। तो आपने बोला टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू इसोफिगस बाय पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। एक मूवमेंट आती है जिसमें आपने बात करते हैं आप कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, ठीक है।
टू स्टमक आएगा यहाँ पर, माउथ टू स्टमक। इसोफेगस क्या करेगा, भोजन को मुख से लेकर के आपके स्टमक तक पहुंचाता है। सेकेंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। थर्ड, आपका जो भोजन है वो आपका स्टमक में आ गया है। ठीक है, स्टमक में आ गया तो आपने कहा कि कुछ गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। बात की थी हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड कैसे बनी है, इसके पहले हमने बात की थी गट की, गट का स्ट्रक्चर हमने देखा था। फिर हमने कहा था म्यूकोसा लेयर होती है और यही म्यूकोसा लेयर क्या बना रही है, यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड बना रही है। कैसा स्ट्रक्चर हमने देखा था, ये तो ये क्या थी, म्यूकोसा लेयर थी। ठीक है, और ये आपकी क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। आपने कहा गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपके अलग अलग प्रकार की सेल्स आती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने कहा म्यूकस नेक सेल आ गई हैं। ठीक है, जैसे कि ऑक्जेंटिक सेल आपके पास आती हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की सेल्स आपके पास यहाँ पर आई हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि इनके सिक्रीशन के बारे में भी हमने बात की थी, क्या क्या सिक्रीशन इनके होते हैं। HCl के बारे में आपने बात की थी। ठीक है, पेप्सिनोजन के बारे में आपने बात की थी। चलिए पढ़ लेते हैं एक करके। आपने कहा पैप्सिन यहाँ पर होता है, तो पैप्सिन से पहले यहाँ पे रिलीज क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड थी वो रिलीज क्या कर रही थी, पैप्सिनोजेन को रिलीज कर रही थी। पैप्सिनोजेन को पैप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है, किसके द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा, जो फिर से आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा ही रिलीज की जा रही है। ठीक है, तो पैप्सिनोजेन को पैप्सिन में कन्वर्ट करते हैं और ये पैप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या क्या फंक्शन होते हैं, सबसे पहला तो यही है कि पैप्सिनोजेन को पैप्सिन में कन्वर्ट करना, पहला फंक्शन। ठीक है, दूसरा फंक्शन आपने कहा कि Fe3 को Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट करना, दूसरा फंक्शन। तीसरा, यहाँ पर अगर कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए हैं या फिर यहाँ पर हार्मफुल बैक्टीरिया अगर आ गए हैं तो उन्हें किल करना। चौथा फंक्शन, मीडियम को एसिडिक बनाना। ठीक है, ये सारे फंक्शन किसके थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थे। नेक्स्ट है आपका म्यूकस। म्यूकस का फंक्शन क्या था, क्योंकि आपने कहा कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपके स्टमक की वॉल को यहाँ पर सेफ्टी प्रोवाइड कौन कर रहा था, म्यूकस कर रहा था। आ गई ये तीनों चीजें, आपके तीनों के फंक्शन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ गया है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें आपने कहा लीवर से सीक्रेट होगा बाइल, जिसे आप कहते हैं पित्तरस। स्टोर कहाँ पर होगा, पित्ताशय में होगा, जिसे गॉल ब्लैडर हम कह रहे थे। ठीक है, यहाँ पर कुछ डक्ट के नाम आपको याद रखने, जैसे कि हिपैटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, जैसे कि पैनक्रियाटिक डक्ट एंड हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये सारे जो डक्ट होते हैं इनके आपको नाम याद रखने हैं। अच्छे से हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से क्या निकलेंगे, यहाँ पर कुछ पैनक्रियाटिक जूस निकलेंगे जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। ये तो आपके थे एक्सोक्राइन सिक्रीशन। ठीक है, एक्सोक्राइन सिक्रीशन थे। इसके अलावा हमने बात की थी एंडोक्राइन सिक्रीशन के बारे में भी, जब आपने अल्फा और बीटा सेल के बारे में बात की थी। आपने कहा अल्फा सेल से किसकी बात हो रही है, पैनक्रियाज की। आपने कहा पैनक्रियाज की अल्फा सेल से क्या रिलीज हो रहा था, ग्लूकागॉन हो रहा था। बीटा सेल से क्या है, इंसुलिन यहाँ पे रिलीज हो रहा था। और हमने बात की थी कि इनकी जो फंक्शनिंग है या इनका रिलीज होना जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड हैंडल नहीं करती है, बल्कि आपका जो शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल, वो कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए अब आप आते हैं इंटेस्टाइन पे। इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कुछ हमारे पास आते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को, एट लास्ट क्या हुआ, इंटेस्टाइन में सारे ही डाइजेस्टिव जूस आ गए हैं, सारे पाचक रस आ गए हैं। हमने कहा लिवर से आ गए हैं, हमने कहा पैनक्रियाज से आ गए हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कुछ कुछ पाचक रस यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, और प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। पैनक्रियाटिक जूस की बात करें, ये है इंटेस्टाइनल एंजाइम जो छोटी आंत से निकल रहे हैं। अब पैनक्रियाटिक जूस ने क्या किया, ट्रिप्सिन यहाँ पे रिलीज हुआ। ध्यान रखिए ट्रिप्सिन और पैप्सिन में कंफ्यूज नहीं होंगे। पैप्सिन आपके स्टमक में रिलीज हो रहा है, पैप्सिन आपके स्टमक में रिलीज होगा, और ट्रिप्सिन आपके पैनक्रियाज के द्वारा रिलीज होगा। दोनों का फंक्शन एक ही है, दोनों क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन साइट ऑफ रिलीज यानी कि कहाँ से रिलीज होंगे ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा लाइपेज क्या करेगा, यहाँ पर फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। ये बात हुई छोटी आंत की। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में देख लेते हैं। आपने कहा लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो लार्ज फैटी ग्लोब्यूल्स होंगे इन पे कॉनेक्ट करेगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, बाइल जूस के एक्शन को भी बताया गया है कि बाइल जूस के जब इनमें क्या होता है, एक्शन दिखाया जाता है तो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स आपको मिलते हैं।
अब आया है यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें क्या होगा, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है यहाँ पर एक्सक्रीशन वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कुछ वाटर होता है कुछ अमाउंट में, या कुछ अमाउंट में सॉल्ट होता है, उसका एब्जॉर्प्शन भी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बड़ी आंत में होता है। ठीक है, नेक्स्ट रेक्टम आएगा। रेक्टम में आपने क्या बोला, टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट, वेस्ट का टेम्परेरी कलेक्शन होता है यहाँ पर। और एट लास्ट आपका एनस आता है, जो कि इजेशन में मदद करता है, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इतनी बात क्लियर है, कंफर्म है, तो आगे की बात हम पढ़े। इंपॉर्टेंट चार्ट है आपका, इसे आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, एज इट इज नोट करेंगे। चलिए तो आगे देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें आई हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ लेते हैं, क्या क्या फंक्शन आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के आपके पास। आपने कहा लार्ज इंटेस्टाइन इज सिमिलर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पर इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर। जो आपकी बड़ी आंत होती है वो छोटी आंत से क्या होती है, लंबाई में छोटी होती है। Some water and salt are absorbed by the walls of the large intestine. After that, the undigested food goes to the rectum from where it is expelled out through the anus. Large intestine absorbs excess of water. The rest of the material is removed from the body via the anus, जिसे आप egestion कहते हैं। यानी कि आपने कहा कि जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, अगर कुछ एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट रह जाते हैं तो वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आपको आपकी स्क्रीन पर दो इमेजेस दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत अच्छी इमेजेस हैं जो कि आपको यहाँ पर बता रही हैं कि कहाँ से क्या क्या सिक्रीशन निकल रहे हैं और किस प्रकार से ऐड हो रहे हैं। सबसे पहले अब बात करेंगे इस इमेज के बारे में, जिसमें आपको क्या क्या चीजें दिखा रखी है, लेवलिंग आपको पूरी दिखा रखी है। जैसे कि आपने बोला ये आपका इसोफिगस है, आपका इसोफिगस वाले पोर्शन से आपको दिखा रखा है। ये आपकी फूड पाइप है, भोजन नली है, लीवर है, स्टमक है आपका। ठीक है, ये आपके क्या स्टमक के बाद आपकी जो इंटेस्टाइन है वो स्टार्ट हो जाती है। पैनक्रियास को दिखा रखा है, गॉल ब्लैडर को दिखा रखा है। आपको ध्यान देना है यहाँ पर एरो पर। ठीक है, हमने बोला था जब आपने भोजन को चबाया और भोजन के साथ जब सलाइवा मिक्स हो गया है तब हमने भोजन को कहा था बोलस। इस स्टेज में हमने भोजन को क्या कहा, बोलस कहा। अब भोजन जब आपके भोजन नली से आपके आमाशय में गया और वहां पर पाचक रसों ने क्या किया, जब उस भोजन पे एक्ट किया तब आपने इस भोजन को क्या कहा, काइम कहा। यहाँ पर तब यहाँ पर कहा गया इसे काइम। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो सलाइवा है, सलाइवा ने एक्ट किया भोजन पर, वहां पर क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, आपका जो फूड है स्टमक में आ गया है। स्टमक में क्या हुआ, यहाँ पर फिर से पाचक रसों ने कार्य किया और जो भोजन है वो आगे की ओर बढ़ा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर आपने कहा लीवर से क्या निकल रहा है, बाइल। ये बाइल कहाँ पे स्टोर हुआ, गॉल ब्लैडर में हुआ। ठीक है, और गॉल ब्लैडर से कहाँ जाएगा, आपकी छोटी आंत में जाएगा। पैनक्रियास से जो सिक्रीशन होंगे वो भी छोटी आंत में जाएंगे और इंटेस्टाइनल जूस भी यहाँ पर सिक्रिएट होंगे, जो कि क्या करते हैं, भोजन पे सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को आपको अलग अलग स्टेप में यहाँ पर बता रखा है। पूरा डायग्राम आप समझ रहे हैं कौन सा पोर्शन क्या है। आपने कहा 3 डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन के लिए यहाँ पर क्या होंगे, कुछ डाइजेस्टिव जूस क्या होंगे यहाँ पे सिक्रीट होंगे। कौन कौन से, आपने कहा बाइल फ्रॉम द लिवर, 3 की बात की गई है, बाइल फ्रॉम द लिवर। दिस ब्रेक फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इजियर डाइजेशन। आपने कहा जो बाइल होगा वो क्या करेगा, फैट पे काम करेगा और फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या करेगा, तोड़ देगा। नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज, दिस कंटेन अ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीज, लाइपेज फॉर डाइजेशन। आपने कहा पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं, जो अग्नाशयी रस होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, प्रोटीज होगा जो प्रोटीन का पाचन करेगा, लाइपेज होगा जो लिपिड का पाचन करेगा। तीसरा आता है इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस ऑल्सो कंटेन अ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीज एंड लाइपेज। सेम ये भी जो आपका इंटेस्टाइन से निकलने वाले जो जूस होते हैं
इनमें भी क्या होते हैं, तीनों प्रकार के जो आपके पोषक तत्व होते हैं उनके डाइजेशन के लिए पाचक रस निकलते हैं। क्लियर है इतनी बातें? तो आगे बढ़े। इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो आगे बढ़ेंगे। जो हमारी नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस आती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। चलिए, तो इसी के साथ यहाँ पर आपके पास कुछ डाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिन्हें आप कहते हैं कि कुछ बीमारियां आती हैं जो पाचन से संबंधित होती हैं, उनके बारे में आप देख लेंगे। जैसे कि आपके पास आता है यहाँ पर डायरिया हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, और इसके अलावा जॉइंटिस यहाँ पर हो जाता है, वॉमिटिंग होती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। इसके बारे में आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकेंड लाइफ प्रोसेस आती है आपके पास, अब दूसरी लाइफ प्रोसेस जो आती है वो है रेस्पिरेशन, जिसे आप कहते हैं श्वसन। अब हम बात करेंगे श्वसन के बारे में। तो जब हम श्वसन के बारे में बात करते हैं, हम दो गैसेस के बारे में बात करेंगे, एक है ऑक्सीजन और दूसरी है CO2, ठीक है। तो सिंपली अगर हमसे पूछा जाए कि श्वसन किसे कहते हैं, हमने कहा कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और CO2 को बाहर कर रहे हैं, CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। एक्चुअली श्वसन की जो डेफिनेशन है इससे कहीं ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो रेस्पिरेशन है, जो श्वसन है, उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या होता है रेस्पिरेशन। इससे पहले आपने करना क्या है, आपने पाचन को बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रही हूँ पाचन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, और एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा क्वेश्चन आपके पास देखे गए हैं, ठीक है। तो आपका कम से कम एक क्वेश्चन वहां से बनता ही बनता है। तो इसलिए डाइजेशन को अच्छे से आप लोग समझ लेंगे। एटलीस्ट आपको जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपने क्या करना है, अच्छे से उसे समझ लेना है। उसके बाद जो फ्लो चार्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, उस फ्लो चार्ट को आप पढ़ लेंगे तो उतना इनफ होगा आपके लिए, ठीक है। बाकी आप अगर पूरे लेक्चर को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छे से क्या करेंगे, अपने टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। अब बात आती है श्वसन की। हमने कहा श्वसन में हम क्या कर रहे हैं, इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं। देखिए, जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, उसमें दो चीजें शामिल होती हैं, इनहेल और एक्सेल। इनहेल को हम कहते हैं अंतः श्वसन और एक्सेल को हम कहते हैं बाह्य श्वसन। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, सांस को अंदर ले रहे हैं जिसे आप इनहेल कह रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं जिसे आप एक्सेल कह रहे हैं। तो जो श्वसन है वो यहाँ पर क्या होता है, तीन प्रकार का होता है, ठीक है। बाह्य श्वसन, अंतः श्वसन और कोशिकीय श्वसन। बाह्य श्वसन में हम क्या बात करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आपने अपने नॉस्ट्रल्स के द्वारा क्या किया, नासा द्वार के द्वारा आपने क्या किया, सांस को लिया, जिसमें आपने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, और जब आपने सांस छोड़ी तो सांस जब आपने छोड़ी तो उसमें आपने CO2 को अपने शरीर से बाहर निकाला। ये तो था बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन यानी कि जो एक्सटर्नली आपको फील हो रहा है, होता है फील। इंटरनल जो आपके पास आता है, यानी कि अंतर श्वसन जो आपके पास आता है, वहां पर जो ट्रांसफर होगा, ये तो ट्रांसफर हो रहा है आपके नासा द्वार के द्वारा, ठीक है। सेकेंड जो ट्रांसफर होता है, आपने कहा आपके जो लंग्स होते हैं, आपके जो लंग्स होते हैं, और लंग्स में आपकी क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में आपने कहा कि जो लंग्स होते हैं वो क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं ब्लड को, और इसमें क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। यानी कि लंग्स में भी क्या हो रहा है, एक प्रकार का जो गैसीय विनिमय आपको देखने को मिल रहा है, इसे हम कहते हैं अंतः श्वसन। और तीसरा हमारे पास आता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें आपने कहा एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है। इस सेल में आपको ग्लूकोज को जब तोड़ना होता है तो ऑक्सीजन को लिया जाता है अंदर। जब ये टूटती है तो एनर्जी के साथ यहाँ पर CO2 बनती है, जिसे सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपने कहा जो गैसीय विनिमय आप देख रहे हैं वो तीन प्रकार से देख रहे हैं। एक प्रकार तो ये आया सिंपल सा, आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया और CO2 को आपने एक्सहेल किया, आपने सांस लिया और सांस छोड़ी। एक तो सिंपल सी बात ये थी जिसे आप फील भी करते हैं। दूसरी बात ये थी जो आपके लंग्स में हो रही है, आपके ब्लड वेसल्स, ठीक है, आपकी जो ब्लड वेसल्स थी और आपकी जो लंग्स है, आपके जो फेफड़े थे, उनके बीच में जो गैसीय विनिमय हुआ, दूसरी ये चीज हुई, ठीक है। तीसरी क्या चीज हुई, आपने कहा तीसरी ये चीज हुई कि जो कोशिका थी, कोशिका में जो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, कोशिका में ही CO2 बनी और वो जो सेल से बाहर निकल गई है। तीनों चीजें आपकी आती हैं किसमें, रेस्पिरेशन में, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप हमने कहा है वो आप फील करते हैं, बाकी के जो दो हैं वो हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। वो जो प्रोसेस होती है वो इंटरनली चलती रहती है। इतनी बात क्लियर है आपको? चलिए,
अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन आपको क्या बता रखी है। डेफिनेशन आपको बता रखी है, रेस्पिरेशन इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. It is a biochemical process that occurs within the cell of organism. In this process, energy ATP, that is adenosine triphosphate, is produced by the breakdown of glucose, which is further used by the cell to perform a various function. Every living species from a single celled organism to a dominant multicellular organism perform a respiration. क्या बातें की गई हैं यहाँ पर? आपने कहा श्वसन एक चयापचय प्रक्रिया है जो सभी जीवों में होती है। ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जैव रासायनिक प्रक्रिया की बात क्यों की गई है? जैव यानी कि बायो से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है, रासायनिक यानी कि केमिकल से रिलेटेड है। आपने कहा क्योंकि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है, यहाँ पर केमिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जो गैसेस जो यहाँ पर हैं, आपने कहा यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात होगी, कंसंट्रेशन डिफरेंस की बात होगी, प्रेशर की यहाँ पर बात होती है। सारी चीजें कहाँ पर पढ़ते हैं आप? गैसेस के बारे में आप पढ़ते हैं। आपने कहा कि आप केमिस्ट्री में बात करते हैं, तो दोनों प्रोसेस है यहाँ पर, लिविंग के अंदर हो रही है और रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसीलिए इसे जैव रासायनिक प्रक्रिया कहा गया है, जो जीवों की कोशिकाओं के भीतर होती है। और इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के टूटने से एटीपी बनेगा, ठीक है। एटीपी जो बनता है उसका उपयोग कोशिका द्वारा विभिन्न कार्यों को करने में किया जाता है। प्रत्येक जीवित प्रजाति एक कोशिका से लेकर के बहुकोशिकीय जीव तक श्वसन करता है। आपने कहा जो भी लिविंग होगा वो यहाँ पर क्या करेगा, उसमें जो न्यूट्रिशन है, पोषण की प्रक्रिया चलेगी और उसमें रेस्पिरेशन भी यहाँ पर होता है। क्लियर है इतनी बात? तो सेकंड जो आपकी लाइफ प्रोसेस आती है, सेकंड जो आपका जैव प्रक्रम आता है वो है श्वसन। इससे पहले हमने बात की किसके बारे में? पोषण के बारे में। दोनों प्रकार के पोषण के बारे में बात कर ली है, जिसमें आपने फोटोसिंथेसिस को समझा है और आपने पाचन को समझा है। तो अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। जो आपके प्रीवियस टॉपिक है उसे आप अच्छे से क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। रेस्पिरेशन को और अच्छे से समझेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको करना क्या है, रेस्पिरेशन के जो बेसिक से कॉन्सेप्ट है वो कर लेने हैं, और इसी के साथ आप यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख करके आएंगे। जो आपको श्वसन तंत्र है, जैसे आपने पाचन तंत्र पढ़ा था वैसे ही आप पढ़ेंगे यहाँ पर श्वसन तंत्र को। और अगर आपने श्वसन तंत्र को अच्छे से समझा है तो आप श्वसन की जो प्रक्रिया है उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर है। जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है आप लोग उसे करके ले करके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।